नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्राम एक जन आंदोलन बन जाएगा। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के अपार अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए मिशन लाइफ के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा, ये नई संभावनाओं का पूर्ण लाभ उठाने का समय। श्री मोदी आज वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान निर्माण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। देश में छठ पूजा पर्व का उल्लास। श्रद्धालु आज शाम को सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने सोल में हैलोवीन उत्सव की भगदड़ में 151 लोगों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम पर्थ में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी राजस्थान के कमलजी मीणा का भी उदाहरण दिया। कमल ने खेत में सोलर पंप लगाया है, जिससे कृषि पर उनकी लागत कम हो गई है। कमल सौर ऊर्जा से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं और करीब 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। श्री मोदी ने देश के पहले सौर ऊर्जा गांव गुजरात के मोढेरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के बहुत से गांव के लोग उन्हें चिट्ठियां लिख रहे हैं कि उनके गांव को भी सौर ग्राम में बदला जाए। श्री मोदी ने श्रीनगर के मंजूर अहमद लहरवाल का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने घर में सोलर रूफ टॉप प्लांट लगवाया है। इससे उनके बिजली का खर्च आधे से भी कम हो गया है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा की कुन्नू देवरी का भी उल्लेख किया, जो आदिवासी महिलाओं को सौर ऊर्जा से चलने वाली रीलिंग मशीन पर रेशम कताई का प्रशिक्षण देती हैं। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल दिखा रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और ये सफलता दिवाली से एक दिन पहले प्राप्त हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है, बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत अंतरिक्ष के वैश्विक वाणिज्यिक बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है और इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा हमारा देश सबका प्रयास से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। भारत में पहले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्थाओं के दायरे में ही सिमटा हुआ था। जब ये स्पेस सेक्टर भारत के युवाओं के लिए, भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे हैं। भारतीय इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस और नई नई टेक्नोलॉजी लाने में जुटे हैं। विशेषकर
इन स्पेस के सहयोग से इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन स्पेस के जरिए गैर सरकारी कंपनियों को भी अपने पेलोड्स और सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा मिल रही है। मैं अधिक से अधिक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से आग्रह करूंगा कि वे स्पेस सेक्टर में भारत में बन रहे इन बड़े अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट पावर का भी उल्लेख किया और कहा कि ये भारत को ताकतवर बनाने का आधार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की ये शक्ति भारत को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था और इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की भी बात की थी। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 IITs अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशन, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। प्रधानमंत्री ने IIT भुवनेश्वर की एक टीम का उदाहरण दिया जिसने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। ये वेंटिलेटर बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर-दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत सहायक साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है। श्री मोदी ने बताया कि कई IIT संस्थान मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। कई सारी IITs मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है जो स्थानीय भाषाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है। ये प्रोजेक्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन लक्ष्यों को प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि IIT मद्रास और IIT कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्टबेड को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने पर्यावरण के बारे में कहा कि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। उन्होंने कर्नाटक में बेंगलुरु को रहने वाले सुरेश कुमार का उदाहरण दिया। श्री कुमार द्वारा 20 साल पहले लगाए गए पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। सुरेश कुमार ने कन्नड़ भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनवाया है। श्री मोदी ने कहा कि यदि इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़ें तो ये बड़ी बात होगी। इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़े और फले फूले, सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। साथियों, आज इको फ्रेंडली लिविंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में पहले से कहीं अधिक जागरूकता दिख रही है। मुझे तमिलनाडु के एक ऐसे ही दिलचस्प प्रयास के बारे में भी जानने का मौका मिला। ये शानदार प्रयास कोयम्बटूर के अनाईकट्टी में आदिवासी महिलाओं की एक टीम का है। इन महिलाओं ने निर्यात के लिए 10,000 इको फ्रेंडली टेराकोटा टी कप का निर्माण किया। कमाल की बात तो ये है कि टेराकोटा टी कप्स बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन महिलाओं ने खुद ही उठाई। क्ले मिक्सिंग से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक सारे काम स्वयं किए। इसके लिए इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया था। इस अद्भुत प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन लाइफ भी कुछ दिन पहले शुरू किया गया था। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कार्यक्रम है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है कि ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के कई भागों में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई होती है। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर कल एकता दिवस मनाया जाएगा। कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन
देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि इस बार राष्ट्र खेलों का आयोजन अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखम्ब भी शामिल रहीं। उन्होंने गुजरात में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में योगदान करने वाले सभी लोगों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि भारत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय दिवस पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को मनाने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान बिरसा मुंडा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि लोगों को अपनी आदिवासी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रांची में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया था। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को वे गुजरात राजस्थान सीमा पर मानगढ़ में रहेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश की समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का विशिष्ट स्थान रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नवंबर 1913 में यहां भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री ने आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 नवंबर को गुरु पर्व मनाया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाली 8 नवंबर को गुरु पुरब है। गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व जितना हमारी आस्था के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हमें इससे सीखने को भी मिलता है। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन मानवता के लिए प्रकाश फैलाए। दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण होना भी उतना ही सुखद है। कुछ दिन पहले ही मुझे हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला है। हमें हमारे गुरुओं के विचारों से लगातार सीखना है, उनके लिए समर्पित रहना है। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी है। इस दिन हम तीर्थों में, नदियों में स्नान करते हैं, सेवा और दान करते हैं। मैं आप सभी को इन पर्वों की हार्दिक बधाई देता हूं। महाराष्ट्र में सांगली जिले के मिराज कस्बे में मन की बात कामगारों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य के श्रम मंत्री सुरेश खांडे विभिन्न क्षेत्रों के कामगारों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा पहुंच गए हैं। वे विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत होगी। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री कल केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजन में भाग लेंगे। श्री मोदी लोक सेवकों की कार्य सुगमता के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम आरंभ के चौथे चरण में कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हर भारतीय का गौरव है और हमें मिलकर इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा पारदर्शिता पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि पुरानी चुनौतियों को छोड़ दिया जाए और नई संभावनाओं का फायदा उठाया जाए। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की तीव्र गति के लिए हमें नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ काम करना होगा। रोजगार मेले के दौरान जम्मू कश्मीर में 20 विभिन्न स्थानों पर युवाओं को सरकारी विभागों में काम करने के लिए 3000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ती संपर्क सुविधा से पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिली है। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लाहौल स्पीति जिले के केलांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड 6 वर्षों में रोहतांग में अटल सुरंग राज्य को समर्पित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी के कई शीर्ष नेता भी इस सप्ताह चुनावी रैलियां करेंगे। राज्य में 12 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद कुल 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल शाम किश्तवाड़ जिले में रातले जल विद्युत परियोजना स्थल पर हुए कई भूस्खलन में एक पुलिस कांस्टेबल और एक इंजीनियर सहित 4 लोगों की मृत्यु हुई और 9 घायल हुए। सेना, राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस बचाव अभियान में जुटे हैं। घायलों को थाथरी और डोडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और किश्तवाड़ से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दुर्घटना के बारे में वहां के उपायुक्त से बात की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कल रात एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि इस ड्रोन को रामगढ़ सेक्टर में देखा गया था। आतंकवादी गुट पाकिस्तान की आईएसआई की सहायता से भारतीय सीमा में हथियारों और गोला बारूद की खेप गिराने के लिए पाकिस्तानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाके में तलाश अभियान जारी है। देश भर के लगभग 45,000 स्कूलों के 75,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सूखे और गीले कचरे को उसके स्रोत स्तर पर ही अलग करने के विशेष जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने बताया कि अभियान का शीर्षक है स्वच्छता के 2 रंग, हरा गीला, सूखा नीला, मतलब हरा डिब्बा गीले कचरे के लिए और नीला डिब्बा सूखे कचरे के लिए।
स्रोत पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग करने के जागरूकता अभियान को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्यालयों, समुदायों और घरों तक पहुंचाया गया। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध और 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये निर्णय कल से लागू होगा। घरेलू बाजारों में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए ये निर्णय लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। यूरोपीय संघ और अमेरिका को चीनी निर्यात पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्राम एक जन आंदोलन बन जाएगा। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के अपार अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए मिशन लाइफ के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि ये नई संभावनाओं का पूर्ण लाभ उठाने का समय। श्री मोदी आज वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान निर्माण परियोजना का शुभारंभ कर रहे हैं। देश में छठ पूजा पर्व का उल्लास। श्रद्धालु आज शाम को सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने सियोल में हैलोवीन उत्सव की भगदड़ में 151 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम पर्थ में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। नौसेना कमांडरों का इस वर्ष का दूसरा सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू होगा। ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों को सैन्य रणनीतिक स्तर पर समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध करवाता है। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 4 दिन के सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नौसेना कमांडरों से बातचीत करेंगे। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान तथा सेना और वायुसेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों से बातचीत करेंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। हमारे पटना संवाददाता की रिपोर्ट। माहौल गुंजायमान हो रहा है। नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। घाटों की ओर जाने वाली सड़कों को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। कमर भर पानी में खड़े होकर श्रद्धालु आज शाम डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। औरंगाबाद के देव, नालंदा के बड़गांव और पालीगंज के उलार सूर्य मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु छठ पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं। राज्य के विभिन्न जेलों में जो कैदी छठ करते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। छठ महापर्व के दौरान पवित्रता और स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से छठ महापर्व का अनुष्ठान करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने छठ के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हुए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अनूठा उदाहरण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट संदेश में कहा है कि ये त्योहार समाज में खुशियों की भावना को आगे बढ़ाए रखने और सभी के दुखों को दूर करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि छठ पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में छठी मैया की कृपा से सबके लिए प्रसन्नता, सुख, शांति और स्वास्थ्य की कामना की।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कल रात मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 151 हो गई है। 180 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सोल के इतावॉन में हैलोवीन मनाने के लिए एकत्र हुई भारी भीड़ में भगदड़ मच जाने से ये हादसा हुआ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने भगदड़ में 151 लोगों की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और झंडा आधा झुकाने का निर्देश दिया है। भगदड़ के एक दिन बाद यून ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसे भयावह दुर्घटना बताया है। कोविड प्रतिबंध हटने के बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हैलोवीन उत्सव चल रहा था। उत्सव में 1 लाख से अधिक लोग हिस्सा ले रहे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोल में भगदड़ में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में दक्षिण कोरिया के साथ मजबूती से खड़ा है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल शिक्षा मंत्रालय के बाहर हुए 2 कार बम विस्फोट में 100 लोग मारे गए और 300 घायल हुए। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। ये विस्फोट जोबे जिले में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी गुट अल शबाब ने शिक्षा मंत्रालय को निशाने पर लेकर यह हमला किया। बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव के लिए मुख्य राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये चुनाव अगले साल दिसंबर या 2024 में जनवरी में होंगे। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और सत्ताधारी अवामी लीग ने अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए शनिवार को रैली का आयोजन किया। बीएनपी ने शेख हसीना सरकार के इस्तीफे की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के प्रतिनिधि मंडल प्रमुखों ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल मुंबई और दिल्ली में आयोजित सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक में भाग लेने के लिए भारत में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज पर्थ में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रसारित कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए में आज बचत और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञ होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री JS साहनी। एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल से हर रविवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1,39,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और लेह में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, आइजोल, शिलांग, कोहिमा और अगरतला में सुबह कोहरा छाए रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्राम एक जन आंदोलन बन जाएगा। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के अपार अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए मिशन लाइफ के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा, ये नई संभावनाओं का पूर्ण लाभ उठाने का समय। श्री मोदी आज वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान निर्माण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। देश में छठ पूजा पर्व का उल्लास। श्रद्धालु आज शाम को सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने सोल में हैलोवीन उत्सव की भगदड़ में 151 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम पर्थ में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।